जय हिंद दोस्तों आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे एक बात करना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और इस मैटर को इंपॉर्टेंस इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो, आप लेक्चर देख भी रहे हो, आपकी स्टडी चल भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो अगर आपका एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स आपका अच्छा ना हो। तो ये बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। 2-3 पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसने ये कमेंट किया था, क्या करे। तो आज मैं आपसे इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपके रीजंस क्या है दोस्तों, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो और क्या आपको पढ़ाई करने से लाभ होगा, मोटिवेशन कहां से आएगा, फोकस कैसे बिल्डअप होगा और हम कैसे अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये 2-3 चीजें हमें बस 2 मिनट लूंगा आपके, बने रहिएगा दोस्तों। देखिएगा, अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन कभी भी आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप देखोगे कोई वीडियो, 10 मिनट मोटिवेट हो जाओगे, उसके बाद फिर से एक गुब्बारे की तरह फुस हो जाओगे। तो फिर करना क्या है दोस्तों? मोटिवेशन की साइकोलॉजी क्या होती है? मोटिवेशन इंटरनल होता है, मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। मोटिवेशन कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है कि जिसको देख करके आपको मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन की साइकोलॉजी यही है कि जब आपका ब्रेन इंटरनली किसी काम को करना चाहे तो वो रियल मोटिवेशन होता है। अब ये होगा कैसे, आएगा कैसे? तो एक बात समझिएगा कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के अपने ब्रेन को ये समझाओगे कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी कंडीशन ये है, सोशल कंडीशन मेरी ये है, फाइनेंशियल कंडीशन ये है, मेरे माता पिता सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है आपको यहाँ तक लाने में, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें कुछ दूँ। तो एक फैक्टर तो ये होता है कि आपको कुछ देने की चाह होती है अपने माता पिता को। तो यहाँ से एक बीज बोया जाता है जहाँ पर आप अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को कुछ देना चाहते हो। तो यहाँ से वो बीज बोया जाता है मोटिवेशन का। जब आप ये समझ लोगे कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो वहां से इंटरनली कुछ बाहर निकल के आएगा और वो मोटिवेशन सबसे ज्यादा कारगर होता है, वो मोटिवेशन सबसे ज्यादा रियल होता है। तो कोई भी ऐसा मोटिवेशन जो एक्सटर्नल होता है, जो बाहर से आता है, वो कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। लिख के रख लीजिए, आपके लिए मोटिवेशन आपकी प्रॉब्लम्स करेगी, आपके लिए मोटिवेशन आपकी रियल जो दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में उनको आप सोचिएगा और तब सोचिएगा कि क्या मेरे लिए पढ़ना जरूरी है या नहीं है, क्या इस मिडिल क्लास से निकलने का कोई तरीका है या नहीं है। तो वो केवल एक पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है, पहली बात। दूसरी बात करें तो दूसरी बात यह है कि सर एक बात बताइए हमें, मोटिवेशन तो हमने देख लिया कि हम अपने परिवार से इंस्पिरेशन लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन परसिवरेंस कैसे रखें, है ना? ऑप्शंस क्या है हमारे साथ, लगातार बने कैसे रहे। अब एक बात समझिएगा कि जो लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ सोचते हैं कि यार पढ़ाई मेरा एक तो पार्ट टाइम है, मैं इसको बस कर रहा हूं, मैं चाहता कुछ और हूं। ऐसे बच्चे जो केवल पार्ट टाइम के लिए स्टडी कर रहे हैं, जिनका मोटिव कुछ और है, ये कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। ध्यान रखना, बनना तो मैं एक्टर चाहता हूं और कर मैं पढ़ाई रहा हूं, तो ऐसा द्वंद्व में जीने वाला बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा। द्वंद्व में जीने वाला बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा दोस्तों। क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास नंबर 18 स्टार्ट जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बातें करनी जरूरी है, क्योंकि क्या ही फायदा आपके पढ़ने का जब आपका पूरा फोकस है ही नहीं। तो समझिएगा बात को, आपके पास 2 ऑप्शन कभी भी नहीं होने चाहिए कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो चाचा की दुकान पे लग जाऊंगा, मामा के कपड़े की दुकान पे लग जाऊंगा। तो ये ऑप्शन अगर आप अपनी लाइफ में करोगे तो कभी भी बड़ा नहीं कर सकते दोस्तों। और बड़ा करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, बड़ा रिस्क लेना जरूरी है दोस्तों। तो मैं आपसे बोलता हूं, आप बड़ा रिस्क लीजिए, ठीक है? अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई, डरते क्यों हो? अपने अंदर हिम्मत लेके आओ। और मोटिवेशन जब आएगा आपकी प्रॉब्लम से आएगा, ये याद रखना हमेशा, आपकी अपनी प्रॉब्लम से ही मोटिवेशन आएगा। दूसरी बात, ऑप्शन 2 मत रखिए कभी भी, ऑप्शन 1 ही रखिए। अगर आपको यार एक्टर बनना है, डांसर बनना है, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई। अगर आप कंफ्यूजन में रहकर पढ़ाई करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते मेरे दोस्तों। आपको एक मत होना पड़ेगा, बिल्कुल एक पिन पॉइंट आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ये बनना है तो बनना है।
इस तरह का अगर आपका फोकस होगा, इस तरह के आपके साथ ज़्यादा ऑप्शन नहीं होने चाहिए, आपके पास ऑप्शन एक ही होना चाहिए कि ये चाहिए तो बस चाहिए। अगर इस तरह की अप्रोच रखोगे तो दोस्तों याद रखना, पढ़ाई कर लोगे, ठीक है, सिलेक्शन भी नहीं हो ना, अगर तबीयत से पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ कर जाओगे दोस्तों। अरे पढ़ाना लग जाओगे ना, इतने आजकल इतने टीचर्स है जो करोड़पति है यार। आप मेहनत तो करो ना, एक बार सिलेक्शन हो या ना हो, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसमें मास्टरी कर लो ना और टीचर बन जाओ, उसमें तो अच्छा पैसा है ना। तो पढ़ाई कभी भी आपको बेकार नहीं बनने देगी, ये बात हमेशा याद रखना। 2 पॉइंट हो गए, पहला मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा, दूसरा ऑप्शन ज्यादा मत रखना, और तीसरा फोकस कैसे बढ़ाई। अरे भाई जब आपने अपना मोटिवेशन तय कर लिया कि मुझे अपने परिवार के लिए करना है, तो फिर फोकस भाई झक मार के आएगा आपके पास, आ गया ना फोकस। अब बात करते हैं कि सर पढ़ाई कितने घंटे करें। देखो घंटे मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्वालिटी, कि आप किसी चीज को 1 घंटा पढ़ के समझ लेते हो, क्वालिटी होनी चाहिए। और एक ही चीज को आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, तो क्वालिटी मैटर करती है कि जो चीज 3-4 घंटे में आप कैप्चर कर रहे हो, उसको अगर आप 1 घंटे में क्वालिटी स्टडी करके कर लो तो 3 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 1 ही घंटा पढ़ो, तो क्वालिटी स्टडी करो, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या दिक्कत है एक स्टूडेंट को आती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं आई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं आई थी, क्या वो न्यूज़पेपर बेच के नहीं करते थे काम। तो शिकायत करना बंद करो, शिकायतें करने बंद करो और कुछ करना स्टार्ट करो। अरे पढ़ाई करनी है तुम्हें, मजदूरी करके पढ़ाई करो ना। ये चीज होती है जो एक इंसान को बड़ा बनाती है। आपके विचार और आपका अंतर आत्मा अगर अच्छी है ना तो आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां जो ये बात करी आज मैंने, ये इसलिए की है क्योंकि आजकल बच्चों को शॉर्ट सक्सेस चाहिए कि सर बस 3 महीने में कुछ हो जाए, 2 महीने में कुछ हो जाए। भैया एक प्रोसेस होता है, पढ़ाई एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गुजर के कुछ अचीव करते हो। पढ़ाई कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप 1 महीने में तैयारी करके और सिलेक्शन ले जाओगे, ये ऐसा तरीका नहीं है, ये एक प्रिपरेशन होती है। पढ़ाई को इसको जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसको प्रिपरेशन क्यों बोलते हैं, एग्जाम क्यों नहीं बोलते। ये प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन का मतलब होता है एक तैयारी है ये, और तैयारी 1 दिन में नहीं होती, 1 महीने में नहीं होती, तैयारी में सालों लग जाते हैं। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास नंबर 18 आज हम पढ़ रहे हैं, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, और जो कि रिलेवेंट होते हैं आपके एग्जाम के। यहां पर वो वोकैबुलरी हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए ब्लैक बुक को हम कवर कर रहे हैं। आई बटन यहां पर डाल देता हूं, जहां पर पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाइए देखिए, सारी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहां पर आइए क्लास नंबर 18 पे। चलिए आज कोट की देख लीजिए, कोट बहुत अच्छी है, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको बता दिया तो जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। चलिए पहला वर्ड है स्टोइज्म। देखो स्टोइज्म क्या होता है, स्टोइज्म एक फिलोसफी होती है, एक दर्शन होता है, जिसमें ये इस तरह का दर्शन होता है, इस तरह की फिलोसफी होती है जहां पर इंसान ये सोचता है कि मेरे कितने भी दुख मेरे साथ हो, कितने भी मुश्किलें मेरे साथ हो, लेकिन मैं सहनशील बनूं। तो सहनशीलता को ही स्टोइज्म बोलते हैं, कि सारी प्रॉब्लमों के बाद भी अगर आप सहनशील हो, आप दुखों के प्रति ज्यादा आप रिएक्शन नहीं करते हो, बिल्कुल एकदम स्थिर रहते हो। जैसे कि समुद्र में बहुत सारी वे आती है ना, लहरें, तो एक ऐसा समुद्र जो बिल्कुल शांत हो, सहनशील हो, मुश्किलों के बाद भी सहनशील हो, उसको हम स्टोइज्म से बोलते हैं। जैसे कि एक मूवी है लाइफ इज ब्यूटीफुल, जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों। ये मूवी में दिखाया गया है कि आपके कितनी भी आपके साथ मुश्किलें हो, अगर आप स्टोइज्म को अपनाते हो, अगर आप सहनशीलता को अपनाते हो, तो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना स्टोइज्म वाले, जो सहनशीलता जिनके अंदर होती है, ये मुश्किल समय से निकल जाते हैं। यहाँ पे देखें, स्टोइज्म इज ए फिलोसफी दैट प्रमोट्स इनर रिजिलियंस, जो आंतरिक रिजिलियंस यानी कि आंतरिक जो आपके भाव होते हैं उनको रिजिलियंस करता है। इमोशन स्टेबिलिटी, आपके भाव में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, एक ठहराव होता है। एंड फोकसिंग ऑन व्हाट कैन बी कंट्रोल, ये फोकस करते हैं जिस पे ये कंट्रोल कर सकते हो, ये उस चीज पे फोकस नहीं करते जिस पे ये कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आप पढ़ाई पे कंट्रोल कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो 10 घंटे 8 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन आप रिजल्ट पे फोकस नहीं कर सकते। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये कर्म पे फोकस करते हैं, स्टोइज्म इनको बोलते हैं, और ये सहनशील होते हैं, ठीक है।
तो इस चीज को हम स्टोइज्म बोलते हैं। देखिए, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है बहुत सारे फेलियर देखने के बाद भी शी मेंटेन्ड हर कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है अपने भावनाओं को समेटना, अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखना। तो उसने मेंटेन किया है अपनी भावनाओं को, एंड अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ स्टोइज्म, और उन्होंने स्टोइज्म यानी सहनशीलता के सिद्धांत को अप्लाई किया है टू नेविगेट थ्रू चैलेंजेस विद रेजिलियंस एंड ट्रैंक्विलिटी। उसने किनको अपना रास्ता बनाया है, किसके थ्रू? चैलेंजेस जो उसके रास्ते में आए उनको उसने समेटा है, किससे? रेजिलियंस से। रेजिलियंस क्या होता है? एकदम आप उसको रेजिलियंस कर रहे हो, उसको कंट्रोल में ला रहे हो, है ना। आप अगर किसी मुश्किल सिचुएशन में आप अपना कंट्रोल बनाते हो तो उसको रेजिलियंस बोलते हैं। जैसे कि कोई बीमारी है और उससे आप रेजिलियंस कर जाते हो, उससे उभर के आ जाते हो। या ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, कामनेस के साथ में और अपने कंट्रोल बना करके वो उस रास्ते पर चला है, ठीक है। तो इसको स्टोइज्म बोलते हैं, सहनशीलता को ही स्टोइज्म बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, थीस्ट। दोस्तों, थीस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आस्तिक होता है, जो ऊपर वाले में विश्वास रखता है, उसको थीस्ट बोलते हैं। यहां पर देखिए, वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने पर विश्वास करे उसको थीस्ट बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड मैंने आपको बताया था, अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ए या एल लग जाता है तो वो उस वर्ड को नेगेटिव बना देता है। जैसे कि अगर थीस्ट को मैं अथीस्ट बोलूं तो इसका मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास ना करे। इस वर्ड का बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, थीस्ट वो होता है आई बिलीव इन गॉड, ये लड़की बोल रही है कि मैं थीस्ट हूं, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास रखती हूं। वहीं पर एथीस्ट कौन होता है? आई डोंट बिलीव इन गॉड, जो बोलता है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। अच्छा, एक तो होता है थीस्ट, एक होता है एथीस्ट, समझ गए। एक तीसरा होता है एग्नोस्टिक। देखो, एग्नोस्टिक कौन होता है? एग्नोस्टिक वो व्यक्ति होता है जो श्योर नहीं होता कि गॉड है या नहीं है, जिसको पता नहीं है, जो कंफ्यूजन में है, जो बस ये सोचता है कि यार जो ये बोले कि मुझे नहीं पता कि गॉड है या नहीं है, ठीक है। तो एग्नोस्टिक उसे बोलते हैं जो श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं है। ना तो वो ये बोलेगा कि भगवान है, ना वो ये बोलेगा कि नहीं है, तो वो बीच में खड़ा हो जाएगा। वो बोलेगा यार आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। तो एग्नोस्टिक थीस्ट कौन होता है? जो ये कहता हो कि मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं है, लेकिन वो भगवान को माने, उसको एग्नोस्टिक थीस्ट बोलेंगे। और एग्नोस्टिक एथिस्ट कौन होगा? जो ये बोले कि मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं है, लेकिन वो भगवान को नहीं मानता, उसको एग्नोस्टिक एथिस्ट बोलते हैं। समझिए, यहां पर देखिए, सारा इज ए थीस्ट, सारा आस्तिक है, भगवान में विश्वास करती है। हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पे क्या करती है? विश्वास करती है। रेगुलरली अटेंड रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, वो लगातार रेगुलरली अटेंड करती है, उनमें जाती है। कॉन्ग्रीगेशन यानी कि धार्मिक सभाओं में वो जाती है। मैंने बताया था ना, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभाओं में जाना, ठीक है। टू डीपन हर स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन, अपने आध्यात्मिकता के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कहां जाती है? रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन में जाती है। समझ गए ना। तो थीस्ट का मतलब क्या हो गया? आस्तिक। अगला वर्ड देखिए, यूनिवर्सल। देखो, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सार्वभौमिक होता है। एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्वालिटी जो सबके अंदर हो, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, जो पूरी दुनिया के अंदर हो। जैसे कि हम सब सांस लेते हैं, सारी दुनिया में जितने भी व्यक्ति है वो सब सांस लेते हैं, तो उसको हम यूनिवर्सल फैक्ट बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये सार्वभौमिक है, सबके अंदर है। जैसे कि हम सब प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से करते हैं, है ना। तो पूरी दुनिया में पाया जाता है कि सब अपनी फैमिली से प्यार करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो सबके अंदर पाया जाए, ठीक है। यूनिवर्सल रेफर टू समथिंग दैट इज एप्लीकेबल, रिलीवेंट और कॉमन टू ऑल पीपल, जो सबके लिए कॉमन हो, सबके लिए रिलीवेंट हो, एप्लीकेबल हो, और थिंग इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में कोई चीज अगर कॉमन है, एक जैसी है बिल्कुल सबके अंदर, तो उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं। देखिए सेंटेंस, लव इज यूनिवर्सल इमोशन, जो लव है ना, प्यार है ना, वो एक यूनिवर्सल इमोशन है दैट ट्रांसेंड्स कल्चर बाउंड्रीज एंड कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जो ट्रांसेंड्स करता है कल्चरल बैकग्राउंड को, यानी कि जो कल्चरल बाउंड्रीज है हमारे अंदर, जो सांस्कृतिक हमारे अंदर लाइन खींची हुई है, बाउंड्रीज है, उनको वो ट्रांसेंड करता है, उनको तोड़ता है। एंड कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, और अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को जोड़ देता है। प्यार जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बोलते हैं, कि लव इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है, सबके अंदर होता है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है दोस्तों वर्सटाइल। वर्सटाइल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मल्टी टैलेंटेड होता है, जिसको आप कुछ भी काम दे दो तो वो कर लेता है, उसको वर्सटाइल बोलते हैं। जिसको हम हिंदी में बहुमुखी, है ना, प्रतिभावान कहते हैं।
प्रतिभा वाला। जैसे कि इरफान खान को देखिएगा, ये एक वर्सेटाइल एक्टर थे, यानी कि ये बहुमुखी एक्टर थे। इनको कॉमेडी करा लो, इनसे ड्रामा करा लो, इनसे सीरियस रोल करा लो, है ना, तो ये वर्सेटाइल एक्टर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार भी वर्सेटाइल एक्टर है, वो भी, उनसे भी कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन कुछ भी करा लीजिए, डांस, ये सब कुछ कर लेते हैं। तो एक वर्सेटाइल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर सारी क्वालिटी होती है। पर्सन और थिंग टूल एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सारी चीजें कर ले, यानी कि ज्यादातर चीजें कर ले, उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। अच्छा, कोई टूल भी, कोई औजार भी क्या हो सकता है, वर्सेटाइल हो सकता है। जैसे कि एक वर्सेटाइल टूल आता है जिससे आप, पेचकस भी होता है, उसके अंदर चाबी भी होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको वर्सेटाइल टूल बोलते हैं, जो मल्टीपल चीजें कर सके। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, इरफान खान इज अ वर्सेटाइल एक्टर हु एफर्टलेसली ट्रांजिशन बिटवीन कॉमेडी, ड्रामा एंड रोल्स। इरफान खान तो ठीक कौन थे, वो एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो कॉमेडी और ड्रामा सब कुछ कर लेते थे। ठीक है, अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है जूलॉजी। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर से, जहां पर सारे जानवर रहते हैं, भालू, है ना, और आपका जिराफ, हाथी, ये सब जानवर रहते हैं, वहां पे चिड़िया भी रहती है, बंदर, मंकी वगैरह सब। तो जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी से, यानी कि जानवरों की स्टडी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। अच्छा, जूलॉजी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि लाइफ के बारे में स्टडी करने को हम बायोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जीव विज्ञान बोलते हैं, है ना। तो बायोलॉजी के अंदर ही आती है जूलॉजी, जिसके अंदर हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारी स्पीसीज को पढ़ते हैं, बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, फंगस को पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों को बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन जूलॉजी में केवल जानवरों को पढ़ते हैं, चाहे वो जमीन पर रहने वाले जानवर हो या समुद्र के अंदर, पानी के अंदर रहने वाले मैमल्स हो, उन सबको। तो जूलॉजी को देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी एनिमल, जो एनिमल को पढ़ाई करे उसको जूलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर जॉनसन हैज़ डेडिकेटेड हर करियर टू जूलॉजी। डॉक्टर जो जॉनसन है, उन्होंने अपना डेडिकेट कर दिया, निछावर कर दिया अपना करियर पूरा जूलॉजी की पढ़ने में। स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ मरीन मैमल, उन्होंने जो पानी के अंदर जो मैमल्स होते हैं, जो जानवर, जो मछली वगैरह या डॉल्फिन, मछली, उनके बारे में पढ़ाई करने में अपना जीवन का करियर, जो अपना करियर जो है उसने क्या कर दिया, डेडिकेटेड कर दिया है। जीव विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी को पकड़कर गैर कानूनी रूप से ले जाना, जिसे अपहरण करते हैं, कि किसी का अपहरण कर लेना, उसको एबडक्ट करते हैं। अब समझिएगा, अगर कोई किसी बच्चे को उठाकर ले जाए तो उसको एबडक्शन बोलते हैं, कि अपहरण कर लिया। और जब वो अपहरण करने वाला व्यक्ति उसको एक कमरे में ले जाके बंद कर देगा, तो इसको हम बोलते हैं हॉस्टेज। बंदी बनाकर रखने को बोलते हैं हॉस्टेज, कि किसी को बंदी बनाकर रख लिया उसको हॉस्टेज बोलते हैं। और किसी को अपहरण करना, किसी को ले जाना गैर कानूनी रूप से जबरदस्ती, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एबडक्ट बोलते हैं। समझिए ना, देखिए, टू टेक होल्ड ऑफ समबडी, किसी को पकड़ लेना, एंड टेक हिम और हर अवे इलीगली, किसी को गैर कानूनी रूप से ले जाना पकड़ के जबरदस्ती, इसको हम क्या बोलते हैं, एबडक्ट बोलते हैं। सो हॉस्टेज का मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए, द पुलिस रिसीव्ड ए रिपोर्ट ऑफ ए चाइल्ड बीइंग एबडक्टेड फ्रॉम द स्कूल प्लेग्राउंड। पुलिस को ये रिपोर्ट मिली है कि स्कूल के प्लेग्राउंड से एक बच्चे को क्या कर लिया गया है, एबडक्ट कर लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। चलिए अगला वर्ड देखिए, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है दोस्तों, कोई चीज अपने आप में अगर कंप्लीट हो तो उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। कोई चीज अपने आप में 100% हो, जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो। अच्छा, 100% क्या चीज होगी, जिसके अंदर कुछ कमी नहीं है ना। 100% वो कब हुआ, जब फुल हो गया, पूरा हो गया, अब उसके अंदर कुछ कमी नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट, कि पूरा है। यहां पर देखिए, वन हु इज परफेक्ट, जो परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। जैसे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर किसी सरकार को मिले तो इसको बोलते हैं पूर्ण समर्थन मिला है ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है किसी भी देश के लिए सही नहीं होती, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं तानाशाही आ जाती है, कि पूरी पावर एक ही सरकार में आ जाए और अपोजिशन खत्म हो जाए, सामने कोई रोकने वाला ना हो, तो वो सरकार जो होती है एब्सोल्यूट पावर वाली, वो जो चाहे कर सकती है, क्योंकि सामने अपोजिशन तो है नहीं, रोकने वाला कोई है नहीं, तो जो मेरी मर्जी आएगी वो मैं करूंगा। तो इस तरह से ऑब्सोल्यूट जो किसी सरकार को मिल जाती है तो वो एक तरह से सही नहीं मानी जाती। देखिए, 100% कोई चीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोल्यूट बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, द रूलर वाइल्डली एब्सोल्यूट पावर, द रूलर विल्डेड। अच्छा, यहाँ देखिए, दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, द रूलर विल्डेड एब्सोल्यूट पावर ओवर द किंगडम। जो रूलर है उसके अंदर क्या है, एब्सोल्यूट पावर है, पूरी पावर है उसके अंदर, विद नो कंस्ट्रेंट ऑन हिज अथॉरिटी। कंस्ट्रेंट का मतलब है कोई रुकावट नहीं है उनकी अथॉरिटी में, उनकी पावर में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरी पावर है।
ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मतलब पूरा, समूचा या संपूर्ण हम इसे कह सकते हैं। चलिए आगे चले क्या, या कुछ बात करें है? इंटरेस्टिंग सी बातें कर लेते, चलो नहीं करेंगे। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, इसी से आपकी लाइफ चेंज होगी। जो लोग आजकल आप देख रहे हो कि ऑनलाइन में बहुत कचरा है, रोज नए बैच लॉन्च होते हैं है ना, रोज लॉन्च हो रहा है, पढ़ाया कुछ जा नहीं रहा। आज ये क्या क्या बैच के नाम क्या क्या थे, अग्निपथ बैच है ना, और सूर्या बैच, ऐसे हिंदी के ऐसे धाकड़ शब्द लाते ना, और ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर बिठा रखे हैं। भाई बनाओ, ऐसा बनाओ कि एकदम एकदम टीजर लगे, जैसे कि घातक 2 का टीजर लगे, ऐसा बनाओ, है ना। कोई ऐसा अवेंजर टाइप टीजर बना दो भाई, जिसमें आयरन मैन आए, पढ़ाई दबा के ऐसा टीजर बना दो। ऐसा खतरनाक टीजर होना चाहिए, तभी पढ़ाई होगी तो भाई सुधरो, सब पढ़ाई का मतलब है केवल पढ़ाई, इसको फिल्म इंडस्ट्री मत बनाओ। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? किसी को निर्दोष घोषित कर देना। एक्विट, जैसे सलमान खान है ना, सलमान खान को कोर्ट ने निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने एक ब्लैक बक को क्या कर दिया था, वो पका के खा गए थे, ऐसा उन पे आरोप लगता है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी करना, किसी को निर्दोष ठहराना। तो एक्विट देखो, टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी, कि किसी को कि वो गिल्टी नहीं है, वो निर्दोष हो चुका है, वो दोषी नहीं है, ऐसा कह देना। ऑफ ए क्राइम और रॉन्ग डूइंग, किसी क्राइम से, किसी रॉन्ग डूइंग से, गलत करने से किसी को निर्दोष साबित कर देने को ही हम एक्विट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, डिस्पाइट द एविडेंस अगेंस्ट हिम, इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, कि एविडेंस है, सबूत है, अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, द ज्यूरी अल्टीमेटली चूज टू एक्विट द डिफेंडेंट। ज्यूरी जो होती है, जज का जो ग्रुप है, उन्होंने क्या अल्टीमेटली मतलब अंततः उन्होंने ये चूज किया है कि वे डिफेंडेंट को, जो केस लड़ रहा था, जो आरोपी था, उसको क्या कर दिया, एक्विट कर दिया, उसको बरी कर दिया है। ड्यू टू लैक ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ, क्योंकि लैक ऑफ यानी कमी थी, किसकी, प्रूफ्स की कमी थी, सबूतों की कमी थी, इस वजह से उनको बरी करना पड़ा। हालांकि पता है जज को भी कि इसने गलत किया है, लेकिन जज किस आधार पे काम करता है, प्रूफ्स के आधार पे, है ना। प्रूफ्स नहीं थे इसलिए बरी कर दिया, एक्विट कर दिया सलमान खान, ठीक है। चलिए, तो इसके सिनोनिम भी है एब्सोल्व कर देना, एब्सोल्व, अब सोल्व हो चुका है सलमान खान का केस, एब्सोल्व, ठीक है, यानी कि बरी करना। एंड एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट कर देना, किसी को बरी कर देना, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, एरोफोबिया, एक्रोफोबिया, सॉरी। एक्रोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई का डर जो होता है। एक्रो का मतलब होता है हाइट। एक्रो का मतलब क्या होता है, एक्रो का मतलब होता है हाइट से, और जो एक्रो होता है जब भी किसी वर्ड में आ जाए तो समझ लेना ऊंचाई की बात हो रही है। फोबिया का मतलब होता है डर से, यानी कि एक्रोफोबिया यानी कि ऊंचाई से डर जो होता है, इसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, ऊंची, बहुत ज्यादा ऊंचाई से किसी को डर लगे तो एक्रोफोबिया बोलते हैं। जैसे इस लड़की को देखिए, ये ऊंचाई से डर रही है, ये लड़की है जो ऊंचाई से गिर रही है ना, तो इसको भी ऊंचाई से डर है। तो सपने में आपको दिखते ना कि आप ऊंचाई से गिर रहे हो, है ना, और आप कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे सपने दिखते हैं आपको? जिसको ऐसे सपने दिखते हैं तो कमेंट करके बताइएगा हम, कि सपने हमें ऐसे दिखते हैं कि जैसे हम ऊंचाई से गिर रहे हैं और बहुत देर तक गिरते जा रहे हैं लेकिन गिर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखाई देना, अच्छा, ये एक साइकोलॉजिकल एक सीन होता है, इसकी वजह होती है कि ये क्यों दिखाई देता है। तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको ऐसे सपने दिखते हैं, ठीक है। चलिए, ड्यू टू हर एक्रोफोबिया, उसकी ऊंचाई से डर के कारण, मेरिया फील ए सेंस ऑफ टेरर, उसको एक डर लगता है, एंड डिजीनेस, चक्कर आते हैं, वेन एवर सी फाइंड हर सेल्फ इन द हाई प्लेस, जब वो अपने आप को एक हाई प्लेस पे पाती है, ऊंचाई पे पाती है, तो उसको एक्रोफोबिया होता है, ऊंचाई से डर लगता है। चलिए अगला वर्ड देख लीजिए, एक्चुअली। दोस्तों एक्चुअली कौन होता है, मुंशी टाइप एक व्यक्ति होता है जो आपके फाइनेंस को देखता है, आपके पैसे को देखता है, आपने कहाँ कहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपकी लाभदायक होगी या आपकी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, उसके डेटा को, उसकी प्रोबेबिलिटी को कलेक्ट करता है, डेटा बनाता है, ऐसे व्यक्ति को हम एक्चुअली बोलते हैं, जो आपका फाइनेंस देखे। सीए इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं। Someone who versed in collection and interpretation of numerical data, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा और नंबर्स के साथ ये खेलते हैं। Someone who use statistics to calculate insurance premium, जो इंश्योरेंस वगैरह को कैलकुलेट करे, उसको एक्चुअली बोलते हैं, मुंशी इनको हम बोलते हैं।
एज एन एक्चुअली, एक मुंशी होने के साथ साथ जॉन यूजेस हिज एक्सपर्टीज इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम। वो एक प्रोबेबिलिटी को, संभावना को और स्टैटिक्स को, नंबर्स को क्या करता है, कैलकुलेट करता है इंश्योरेंस प्रीमियम की। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। एक्चुअली का मतलब समझ गए ना, मुंशी। एडिक्ट, दोस्तों एडिक्ट बहुत बहुत जरूरी है इसको पढ़ना भाई। आप एडिक्ट हो चुके हो मोबाइल के, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी नजरों से मोबाइल हटता ही नहीं है। रील्स देखे जा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, याद रखना। कुछ काम की रील्स देखो। अबे रील्स देखनी है तो एक टीचर है यूट्यूब पे, अवध ओझा सर, देखो उनकी रील्स। मैं कह रहा हूँ 10 दिन उनकी रील देख लो, आप रील देखना बंद कर दोगे। अवध ओझा सर की रील, क्या बंदे हैं यार, वो क्या बात करते हैं। पूरा मन पे कंट्रोल है उनका। आप अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हो? करके दिखाइएगा जब बात करेंगे। एडिक्ट का मतलब होता है जिसको लत लग जाती है, जो आदी हो जाता है किसी चीज का, उसको एडिक्ट बोलते हैं। आपका कैरेक्टर बहुत जरूरी है दोस्तों। कैरेक्टर नहीं है ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम जी का चरित्र इतना 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 अच्छा था तभी तो वो श्री राम बने, नहीं तो रावण में बहुत ज्ञान था, बहुत प्रॉपर्टी थी रावण के पास, लेकिन कोई याद नहीं करता ना। जला देते हैं रावण को और याद करते हैं राम को, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति थे, पर्सनैलिटी थी, कैरेक्टर था उनके अंदर। समझे बात को? तो कभी भी गलत के पीछे तो कभी भी मत होना। गलत कर लोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन सुकून नहीं पाओगे दोस्तों। याद रखना, सुकून कैरेक्टर में ही है, सुकून चरित्रवान होने में ही है। सुकून अगर आपको मिलेगा तो अच्छा होने में मिलेगा। आज बहुत ज्ञान की बातें हो रही है, ठीक है। एडिक्ट कौन होता है? पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप टेकिंग और डूइंग समथिंग हार्मफुल। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को रोक ना सके टेकिंग, लेने में कुछ गलत चीजें, जैसे ड्रिंक कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, बहुत नशे वाली चीजें खा रहा है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, है ना। ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अब अगर ये क्या है, एडिक्ट है, तो ही स्ट्रगल फॉर ईयर्स विद हिज एडिक्शन टू ड्रग्स। उसने स्ट्रगल कर रहा है, जूझ रहा है वो बहुत दिनों से, क्योंकि उसको ड्रग्स का एडिक्शन है ना। बट विद द हेल्प ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट। रिहेबिलिटेशन एक ऐसी जगह होती है जहां पर ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जो नशेड़ी होता है, उसका नशा छुटाने के लिए रिहेबिलिटेशन में भेजा जाता है। उनको सपोर्ट मिलती है रिहेबिलिटेशन में। ही वॉज एबल टू ओवरकम। ओवरकम मतलब फिर से ठीक हो जाना, सुधर जाना, ठीक हो जाने को ओवरकम बोलते हैं ना। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, एडोलोसेंट। ये 13 से 17 साल के जो बच्चे होते हैं ना, जिनको अभी मूंछ नहीं आ रही होती है, मतलब मूंछ आ जाती है थोड़ी थोड़ी, इनको हम एडोलोसेंट बोलते हैं। ये अभी इनके अंदर नया नया हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, है ना। 13 से 17 साल के बच्चों क्या बोलेंगे? एडोलोसेंट बोलेंगे। अ यंग पर्सन हु इज नॉट लॉन्गर ए चाइल्ड। अब ये बच्चा नहीं रह गया है। एंड नॉट येट एन एडल्ट। खुश मत हो जाओ, अभी आप वयस्क भी नहीं हुए हो, एडल्ट भी नहीं बने हो, ना ही आप बच्चे रह चुके हो, आप कहीं बीच में लटके हुए हो। और ये ऐसे लटक जाते हैं कि भाई बहुत मुश्किल समय होता है इनके लिए, है ना। ना तो इनको सोसाइटी समझ रही होती, ना माता पिता समझ रहे होते। ये अपने अलग ही अंदाज में काम करते हैं, ठीक है। तो इनसे बड़ा भयंकर इंसान नहीं है जो 13 से 17 साल के बच्चे होते ना, इनसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। बिटवीन द एज ऑफ अबाउट 13 to 17, 13 से 17 साल के बच्चों को एडोलोसेंट बोलेंगे। ड्यूरिंग एडोलोसेंस टीनेजर्स ऑफन एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ। ये एक रैपिड ग्रोथ को देखते हैं। हार्मोनल चेंज, इनके अंदर हार्मोनल चेंज आते हैं। एंड एन इंक्रीज डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। और इनके अंदर एक डिजायर आती है, इच्छा आती है कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, आज़ाद हो जाए, और सेल्फ एक्सप्रेशन, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें। इनको बोलते हैं एडोलेसेंट। वयस्क ये नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते, 13 से 17 साल के, इनको किशोर या किशोरी, इनको हिंदी में हम बोल सकते हैं, किशोर कुमार, याद है ना। चलिए अगला वर्ड देखिए, एरियल। एरियल का मतलब होता है फ्रॉम और इन द एयर। देखो, हवा से कोई वार करना एरियल वॉर होता है वो, है ना। और हवा में होना उसको भी एरियल होना। यानी कोई आसमान में कोई चीज है तो उसको एरियल बोलेंगे, यानी कि हवा से या हवा में। यहां पर देखिए, अगर आप आसमान से इस जगह को देखते हो, आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हो और नीचे देख रहे हो, तो उसको एरियल व्यू कहते हैं, कि आसमान से देखा जा रहा है नीचे की ओर, एरियल व्यू बोलते हैं ना, ठीक है। अच्छा, पीछे आसमान दिख रहा है, लगा दूं क्या? बादल कर रखते हुए दिखा दूं क्या? तो मैं कर सकता हूँ यार, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। चलो बादल गरजो। देखो गरज रहे ना, तुम्हारा भाई अलग लेवल पे खेलता है। चलो, एरियल का मतलब क्या है? हवा से या हवा में, हवाई, आकाशीय, समझ गए ना।
तो अगर कोई ऊपर से देखे तो एरियल व्यू होता है। देखिए, द एरियल व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द हेलीकॉप्टर वॉज ब्रेड टेकिंग। जो एरियल व्यू था, जो आसमान से जो व्यू दिख रहा था मेरे को, वो बहुत ही, हेलीकॉप्टर से जो मैंने देखा वो बहुत ही ब्रेड टेकिंग था, बहुत ही एकदम सांस रोक दी जिसने मेरी, बहुत ही एकदम भौचक्का कर दिया मुझे, तो उसको एरियल व्यू बोलते हैं। चलिए, एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक होते हैं संयमवादी, एग्नोस्टिक है ना, संचयवादी, सॉरी। एग्नोस्टिक एक ऐसा व्यक्ति है जो संचय करे, जो शक करे भगवान के होने पर। मैंने आपको पढ़ा दिया था ना कि थीस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, है ना, ये सब पढ़ा दिया। एग्नोस्टिक कौन होता है? अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एग्नोस्टिक ऐसा व्यक्ति होता है जो श्योर नहीं होता, जो बोलता है आई डोंट नो इफ देयर एनी गॉड और नॉट। कोई बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कोई भगवान है या नहीं है, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं ना। She considered herself agnostic because she believed that the existence of God, higher power, cannot be definitely proven or disproven. देखो, ना तो कोई भगवान को प्रूव कर सकता कि है और ना ही कोई डिसप्रूव कर सकता कि नहीं है। यानी कि गॉड का होना और ना होना कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति इस लॉजिक के आधार पे एग्नोस्टिक बन जाते हैं कि जब आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि वो है या नहीं है, तो मैं एग्नोस्टिक बन जाता हूँ। आई डोंट नो कि इफ देयर एनी गॉड और नॉट। ठीक है, तो एग्नोस्टिक कौन होता है? संचयवादी, जो भगवान पे शक करे कि वो है या नहीं है, उसके अस्तित्व पे शक करे, एग्नोस्टिक उसको बोलते हैं। देखिए, एलिमनी क्या होता है? एलिमनी एक ऐसा पैसा होता है जो एक हस्बैंड तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद अपनी पत्नी को देता है उसके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। यहाँ पर देखिए, द मनी दैट यू हैव टू पे बाय लॉ, कानून के द्वारा आप इसको पे करते हो, टू योर फॉर्मर वाइफ, अपनी पहली वाइफ को देते हो, और हस्बैंड, अपने हस्बैंड को भी दे सकते हो आफ्टर गेटिंग डिवोर्स, तलाक के बाद। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वाइफ क्यों देगी एलिमनी, पति तो देता है। तो ये हमारी सोसाइटी है जहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, जहाँ पर पुरुष काम करते हैं, औरत घर में रहती है, तो पुरुष पैसा देता है। हालांकि इक्वालिटी होनी चाहिए ना यार, औरतों को भी जॉब करने का हक होना चाहिए, औरतों को भी बाहर निकलने का, बड़े काम करने का हक होना चाहिए। आप देखिएगा आज वुमेन एम्पावरमेंट पे बात बहुत कम होती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए ना कि जितना पुरुष कमाता है उतनी औरत भी कमाए, तो तब जाकर ह्यूमन में, इंसानों में क्या आएगा? जेंडर इक्वलिटी आएगी, जहां पर औरतों को भी और लेडीज को भी पावर मिलनी चाहिए, है ना, फीमेल को भी पावर मिलनी चाहिए। देखो, पावर पैसे से आती है, ठीक है, और इसीलिए देखो औरतों का इतना बुरी हालत सोसाइटी में क्यों है? क्योंकि वो वीकर सेक्शन है। क्यों वीकर सेक्शन है? उनके पास फाइनेंस नहीं होता, पैसा नहीं होता, वो दूसरे पे निर्भर होती है कि ये मुझे पैसा देगा, मुझे खर्चा देगा तो मेरा काम चलेगा, इसलिए वो दब के रहती है। अगर वो इंडिपेंडेंट बन जाए, वो कमाने लग जाए, तो भाई वो नहीं सुनेगी किसी की। पैसा कमाना बहुत जरूरी है फीमेल्स को, तभी हमारी सोसाइटी इक्वल जेंडर की बनेगी और वुमेन एम्पावरमेंट होगा। तो जितने भी मेरी बहनें देख रही है, इंडिपेंडेंट बनिए, कुछ करके दिखाओ, ठीक है ना, तभी जाके सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आप इक्वल स्टैंडर्ड पे आओगे, फिर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो एलिमनी क्या होती है? एक धन, एक पैसा जो होता है वो दिया जाता है पति या पत्नी के द्वारा जब डिवोर्स हो जाती है अपने पार्टनर को। ठीक है, तलाक के बाद पूर्व पति या पत्नी को कानूनी रूप से दिया जाने वाले धन को क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक पुरुष दे रहा है, ठीक है ना, एलिमनी, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है तो देगा ही। ठीक है, एज पार्ट ऑफ डिवोर्स सेटलमेंट जॉन वॉज ऑर्डर टू पे एलिमनी। देखो, डिवोर्स का सेटलमेंट जो हुआ है उसमें जॉन को ये ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी वाइफ को एलिमनी देगा, अपनी वाइफ को वो पैसा देगा जिससे उसका गुजारा हो। ठीक है, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो पैसा दिया जाता है। चलिए, एलिमनी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हस्बैंड अपनी पत्नी को दे तलाक के बाद। सॉरी, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, एलिगरी। एलिगरी क्या होता है? देखो, एलिगरी एक प्रतीक कथा होती है, एक पिक्चर्स होती है, एक आर्ट वर्क होता है जिसमें चित्रों के द्वारा कोई कहानी बताई जाती है, यानी कि कोई चित्र, सिंबल्स के थ्रू कुछ बताया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आपको लिख करके नहीं बताएंगे, चित्र बना देंगे और उसके थ्रू आपको कुछ बताया जाता है, तो उसको एलिगरी बोलते हैं, प्रतीक कथा इसको बोलते हैं। देखिए, एन एलिगरी इज ए नैरेटिव और आर्ट वर्क पिक्चर्स विच कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। किसी आइडिया को, किसी कहानी को बताने के लिए किसका, पिक्चर्स का, इवेंट्स का, कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है, तो ऐसी पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? एलिगरी बोलते हैं। समझ गए ना? यहाँ पर देखिए, द इपिक हिंदू टेक्स्ट, जो हिंदू के जो महाभारत है या फिर रामायण के ऊपर जो लिखी गई है, गीता है, उनके अंदर क्या है? पिक्चर्स बनी हुई है। द महाभारत कंटेन एलिगोरिकल एलिमेंट, उसके अंदर पिक्चर बनी गई है।
प्रतीक कथा है, यानी कि एक पिक्चर्स के थ्रू कुछ बताया गया है, कुछ आपको एथिकल लर्निंग दी गई है। तो ऐसी पिक्चर जो आपको कुछ नैतिक सिखाए उसको हम एलिगेरी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला वर्ड देख लिए। एम्बिगुअस। देखो एम्बिगुअस एक ऐसी चीज होती है जिसके दो मीनिंग होते हैं। जैसे इस पिक्चर को देखिए, ये इधर को भी डायरेक्ट कर रहा है और इधर को भी, यानी कि इस पिक्चर के दो मतलब है कि मैं किधर जाऊं। तो एम्बिगुअस का मतलब है कि दो जिसके मतलब हो। जैसे कि इस पिक्चर को देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको इसमें एक अवार्ड भी दिख रहा होगा, एक टाइप का ब्लैक वाला पोर्शन देखे, और इसमें दो फेस भी दिख रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे पहले क्या दिखाई दिया, फेस दिखाई दिया या ये अवार्ड दिखाई दिया ब्लैक वाला। ठीक है, तो बताइएगा, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी है, जिसको जो पहले दिखता है उसके पीछे के राज होता है कुछ। ठीक है, तो एम्बिगुअस वो होता है जिसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, द एम्बिगुअस स्टेटमेंट मेड बाय द पॉलिटिशियन लेफ्ट द ऑडियंस कंफ्यूज्ड। जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो हमेशा एम्बिगुअस स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं जिसके दो मीनिंग होते हैं और ऑडियंस को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। अबाउट देयर एक्चुअल स्टैंस ऑन द इशू, कि उनका किसी इशू, किसी मुद्दे पे क्या स्टैंस है, क्या स्टैंड ले रहे हैं, वो कैसा सोचते हैं। ठीक है, तो हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस बोलेंगे। अगला वर्ड देखिए, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट कौन होते हैं? देखो एम्बीवर्ट को समझने से पहले इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को समझिए। इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अकेले में रहता है, एकांत रहता है, जो किसी से घुलता मिलता नहीं, उसको इन मतलब अंदर ही अंदर रहे, इंट्रोवर्ट है ना। और एक्स्ट्रो मतलब बाहर, एक्स्ट्रो का मतलब बाहर होता है, इंट्रो का मतलब अंदर होता है। तो इंट्रोवर्ट वो होता है जो अंदर ही अंदर रहे, अकेला रहे, किसी से घुले मिले ना। और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो दूसरों से मिले, घुले मिले, बात करे, फन करे, मजा करे, एक्सट्रोवर्ट वो होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इंट्रोवर्ट का अपोजिट होगा एक्सट्रोवर्ट। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर दोनों क्वालिटी है, यानी कि वो अकेला रहना भी पसंद करता है और दोस्तों से मिलता जुलता भी है, बात भी करता है, फन भी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट। और एम्बी का मतलब होता है टू से, जिसके अंदर दो क्वालिटी हो, एम्बीवर्ट। जैसे कि एम्बिगुअस होता है ना। और अभी मैंने आपको पिक्चर दिखवाई, उस वो एम्बी, यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी ये पिक्चर दिखाई आपको, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब जिसमें दो मीनिंग है ना। तो एम्बी वर्ड का मतलब क्या, दो से होता है। अब इसमें देखिए, इस पिक्चर में भी एम्बी लगा हुआ है, एम्बी का मतलब दो से, जिसके अंदर दो क्वालिटी हो, एम्बी वर्ड हो। ठीक है, जो एम्बी वर्ड हो इसके अंदर दो क्वालिटी होती है, वो इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है। ठीक है, जो बीच में हो उसको एम्बी वर्ड बोलते हैं। अंतर्मुखी और बहुमुखी इसको बोलते हैं, जो दोनों बराबर प्रतिभा रखता हो, यानी कि अकेला भी रहना पसंद करता हो और दोस्तों से मिलता जुलता भी हो। ठीक है, जेन इज एम्बीवर्ट, enjoying both social interaction and spending time alone for personal reflection and recharge। ठीक है, देखिए जॉन जो है ना वो एम्बीवर्ट है, वो अकेला रहना भी पसंद करता है और दोस्तों से घुलता मिलता भी है। तो समझ गए ना। अगला वर्ड देखिए, एमोरल। एमोरल क्या होता है दोस्तों? एमोरल एक ऐसा जानवर या व्यक्ति हो सकता है जो अनैतिक हो। एमोरल किसी जानवर के लिए भी यूज हो जाता है कि जब, देखो एमोरल एक ऐसा जानवर होता है जिसको सही गलत का नहीं पता होता। हम इंसान जो होते हैं, हमारे अंदर नैतिक एक वो होती है समझ, कि हमें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जानवर के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, उसको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो अनैतिक उस सेंस में इसको कहा जाता है कि जब कोई जानवर कोई कुछ गलत काम कर दे, जैसे कि ये बिल्ली ने क्या किया, इस पॉट को गिरा दिया, तो ये एमोरल है, अनैतिक इसने काम कर दिया। हालांकि यही काम अगर कोई इंसान करता तो इसको इमोरल बोलते। इंसान के लिए इमोरल यूज होता है और जानवर के लिए एमोरल यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यूज अबाउट एनिमल और पर्सन देयर बिहेवियर नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल, ये किसी मोरल रूल को फॉलो नहीं करते। अच्छा, एमोरल जो होता है वो इंसान के लिए भी यूज हो जाता है। ठीक है, समझ लेना, इसके मल्टीपल यूज होते हैं, मतलब हो जाता है, कर लेते हैं इसको। नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, जो सही और गलत के बारे में केयर न करे, इसको एमोरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइगर देखिए, टाइगर क्या होता है, एमोरल होता है, क्योंकि उसको पता नहीं, वो दूसरे जानवर को खा जाएगा तो अनैतिक हो जाएगा। लेकिन इमोरल इंसान होता है, उसको पता होता है कि सही गलत क्या है, उसके बाद में वो कुछ गलत करे तो उसको अनैतिक बोलते हैं। समझ गए ना। द कैरेक्टर इन द नोवेल वॉज पोर्ट्रेड एज अमोरल, जो कैरेक्टर था नोवेल के अंदर में वो एक अमोरल था, अनैतिक था। एक्टिंग सोलली बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, वो खुद के बारे में ही सोच के, बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही सोचता है। विदाउट एनी रिगार्ड फॉर वेल बींग राइट और अदर, दूसरों के वेल बींग, दूसरों का अच्छा करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, अगला देखिए, एनिक्डोट। एनिक्डोट क्या होती है? एक ऐसी कथा, एक छोटी सी कहानी होती है जिसको सुन करके मजा आ जाए।
कहानी होती है, कथा होती है छोटी सी, है ना। यहाँ पर देखिए, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट आए, सुनने में मजा आए, इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, किसी एक व्यक्ति के बारे में हो सकती है या किसी इवेंट के बारे में, घटना के बारे में हो सकती है, तो उसको हम एनिकडोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिकडोट। ये मैंने डोट लगा दिया, इससे याद रखना, एनिकडोट एक कहानी होती है, छोटी सी कहानी, चटकुल्ला टाइप हो सकता है या लतीफ़ा इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि ये बहुत हंस रहे हैं तो इसको बोलते हैं ह्यूमरस एनिकडोट। ह्यूमरस का मतलब जिसमें बहुत फन हो, कुछ मजा हो, ह्यूमरस एनिकडोट, ठीक है। ड्यूरिंग द डिनर पार्टी मार्क शेयर्ड एन एनिकडोट अबाउट ए ह्यूमरस इंसिडेंट दैट हैपेंड टू हिम। जो डिनर पार्टी के दौरान मार्क ने एक एनिकडोट बताया है, एक लतीफ़ा सुनाया है किसी इवेंट के बारे में जो उसके साथ हुआ है। ड्यूरिंग हिज वेकेशन ब्रिंगिंग लाफ्टर टू एवरीवन एट द टेबल। उसकी वेकेशन के दौरान, छुट्टी के दौरान उसने ये बात बताई है ना, जो डिनर के टेबल पे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला क्या, खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कोट लिखी हुई है, पढ़ लीजिए इसको। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो दोस्तों। भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। भरोसा है ना, तो चाहे आप पे कोई लैंग्वेज आती हो ना हो, या आपको मैथ्स आता हो या ना हो, रीजनिंग आती हो या ना हो, अगर भरोसा है तो सीख लोगे, और अगर भरोसा नहीं है ना तो नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस लाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मेहनत करने से। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, टेक केयर टू वर्क हार्ड, ये जरूर याद रखना कि वर्क हार्ड जरूर करना है, एंड डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है। परसिवरेंस, लगातार चलते जाना है। परसिवरेंस पढ़ाया था ना कि लगातार चलते जाना, अंततः आपको मंजिल जरूर मिलेगी। परसिवरेंस बनाए रखिए, बस चलते रहिए, हार मत मानिएगा प्लीज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं वीडियो नंबर 19 में, और जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ताकि हम आपके साथ ग्रो हो। आपकी नॉलेज ग्रो हो रही है, हमारा चैनल ग्रो होगा, तो उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, जल्दी से अचीव करा दो दोस्तों। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन हम एक केक काटेंगे छोटा सा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।